conditions. The k is constant and it depends upon the support conditions कि किस किस्म की supports आपकी लगी हुई है, ठीक है। मतलब सर कि हर स्पॉट के लिए कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। हर सपोर्ट कंडीशन के लिए। अब ये मैं डिफरेंट कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहा था। ये पिन पिन कनेक्शन था, ठीक है। अब ये फिक्स कनेक्शन है, ये पिन और फिक्स कनेक्शन है, और ये फिक्स एंड फ्री कनेक्शन है, ठीक है। मतलब तो सपोर्ट कंडीशंस पे ये के की वैल्यू डिपेंड कर रही है, हर एक के लिए चेंज हो रही है। एक्सपेरिमेंटेशन से इन्होंने फाइंड किए, डिफरेंट मैथमेटिकल एजम्पशंस से फाइंड किए। तो इस के की वैल्यू ऑल दो एक सपोर्ट, मतलब अगर सपोर्ट कंडीशन इसी तरह ही है तो उसके लिए आप फिर तब के सेम ले सकते हैं, ठीक है। उसमें लेंथ का फ़र्क, उससे लेंथ से वो चेंज नहीं होता, रेडियस ऑफ गायरेशन से वो चेंज नहीं होता, सपोर्ट कंडीशंस के लिए वो कांस्टेंट रहती है। तो के ओवर आर इज़ बेसिकली द स्लेंडरनेस रेशो। इसका मतलब ये है कि सिलेंडर, अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ सिलेंडर है तो वो मतलब उसका जो जी शेर खान जलाली। सर जी तो पीस में रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या रोल है? रेडियस ऑफ जायरेशन का क्या रोल है? बेसिकली आप तो यहाँ पे आप क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये मेंबर सिर्फ एक लाइन है। रेडियस ऑफ जायरेशन, वेट लेट मी टेल यू। अब आपके पास एक कॉलम होगा, उसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी किस तरह की होंगी? अगर आपके पास एक कॉलम है, ये मैं स्ट्रेट एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन आप उसकी क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो कुछ या तो इस तरह होगी या इस तरह होगी, ठीक है। मतलब आगे एग्जांपल आएंगे तो उसमें इस तरह के कॉलम्स हैं बेसिकली, तो उसकी फिर हम मालूम करेंगे। तो अब रेडियस ऑफ जायरेशन बेसिकली इट्स ए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। इट इज अ रेडियस, एन इफेक्टिव रेडियस बेसिकली, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करती हैं, और आपकी जो इनर्शियल रेजिस्टेंस है मटेरियल की, उसको बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है। जब आप मैं आपको लिंक शेयर करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, रेडियस ऑफ जायरेशन भी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेडियस ऑफ जायरेशन बेसिकली उसका मतलब क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है उसकी, कॉलम पे उसका बिहेवियर क्या आता है, वाई वी इंट्रोड्यूस अ टर्म लाइक रेडियस ऑफ जायरेशन इनटू दिस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया स्लेंडरनेस रेशियो और रेडियस ऑफ जायरेशन, वो इसलिए कि कोड जब हम बनाते हैं ना तो के और आर के बेसिस पे हम कुछ वैल्यूज फिक्स कर देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ निकाल देते हैं। अब आगे जाके हम स्टील कोड थोड़ा सा टच करेंगे, स्टील का कोड, तो उसमें जो स्टील के सारे मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी उनके के और आर प्री डिफाइंड हैं, तो उन्होंने पहले से निकाले हुए हैं कि के और आर उसका ये आता है सपोर्ट कंडीशंस इसके लिए। अगर डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन हो तो फिर के और आर कितना इफेक्ट होता है। तो डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन के लिए हमने अपनी आसानी के लिए ये बेसिकली ये टर्म्स जो है ना, ये ज्योमेट्रिक टर्म्स हैं, ठीक है, एल और आर, तो ये हम मालूम कर सकते हैं। ये कोड ने ये रेडियस ऑफ जायरेशन एंड इट्स ए क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी, मतलब क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। तो वो टर्म्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, बस वो आप वहाँ से वैल्यू पिक करते हैं और पुट करते हैं और आपके पास क्रिटिकल लोड आ जाता है। सो अपनी आसानी के लिए हमने इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है इस इक्वेशन में। अच्छा, आइलर लोड्स फॉर कॉलम्स विद डिफरेंट एंड रेजिस्टेंस, ये बेसिकली यही वाला एग्जांपल था। ये जो मैंने आपके साथ दूसरे नोट्स शेयर किए हुए तो उसमें ये है कि उसमें इन डिटेल ये सब चीज़ें बताई गई हैं थ्योरेटिकली। मैंने आपको मैथमेटिकली हर एक चीज़ सॉल्व कर दी कि यार इस तरह आता है ये इक्वेशन जो हमारे पास आ रहा है वो कैसे आता है। ये जो पीसीआर की इक्वेशन है उसमें मोमेंट कर्वेचर रिस्पांस का क्या रोल है, फिर के का क्या मतलब है, फिर अगर फिक्स पिन कंडीशन, तो ये इन्होंने थ्योरेटिकली हर एक चीज़ लिखी हुई। अब उसमें एक लिमिटेशन है आइलर फार्मूला में। इलास्टिक मॉडुलस बेसिकली क्या चीज़ है? ई was used in the derivation of Euler's formula for column. Therefore, all reasoning presented earlier is applicable when material behavior remains linearly elastic. जब तक
मटेरियल बिहेवियर जो है वो इलास्टिक रेंज में रहेगा, तब तक हम इन आयलर फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो प्लास्टिक मोड में चला जाए कोई मटेरियल या स्टील या कंक्रीट वगैरह, तो हम उस आयलर फार्मूला को फिर यूज़ नहीं कर सकते प्लास्टिक रेंज में। By this limitation, the previously derived buckling equation can be rewritten in different form। अच्छा, ये इन्होंने, हाँ, ये वही वाली इक्वेशन उस फॉर्म में लिख ली है बस, ठीक है। अब एल ई ओवर आर या के एल ओवर आर बेसिकली सेम चीज़ है। A graphical interpretation of the previous equation is shown in the next slide. Since the previous equation is based on elastic behavior of the material, sigma CR, the critical stress determined by this equation cannot exceed the proportional limit of the material. तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट एल ई ओवर आर रेशो के लिए हमने सेम मटेरियल के डिफरेंट एल ई ओवर आर इफेक्टिव लेंथ और आर रेशियोज के लिए उसके सिग्मा सी आर कैलकुलेट किए, ठीक है। अब ऑल दो के मे बी सिग्मा सी आर डिफरेंट रेशियोज के लिए डिफरेंट आ रहे थे यहाँ पे, तो एम आई ऑडिबल, वो डिफरेंट आ रहे थे और हमारे पास ये कर्व्स बन रही थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक्चुअली ये इलास्टिक, ये जो सिग्मा सी आर है ये इसके इलास्टिक लिमिट को ही रीच कर जाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट को ही रीच कर जाता है। सो इसके ऊपर वाली जो एल ई और आर है वो हम यूज़ नहीं कर पाते, तो उसका जो नुकसान है कि हम उस मेंबर की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। Therefore, the hyperbolas shown in the previous figure are drawn dashed beyond। जो जहाँ पे ये dashed हुए हैं ना, तो वहाँ पे मटेरियल प्रोपोर्शनल लिमिट्स को एक्सीड कर चुका है जो सिग्मा सी आर है, and these portions of curves cannot be used। Also note that precise definition of long column is now possible with aid of this figure। मतलब अच्छा, अब थोड़े एग्जांपल्स पे आते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्रिटिकल बकलिंग लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस सी कि एग्जांपल हमें क्या बताता है। फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ L फॉर अ स्टील कॉलम विद पिन्ड एंड्स, ठीक है। अब हमें डेटा गिवन है, पिन एंड्स है हमारे पास, हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है, इट इज 60 क्रॉस 100 mm, for which elastic Euler formula applies, ठीक है। Let E be equal to 200 gigapascal and assume proportional limit या yield point to be 250 megapascal, ठीक है। अब उन्होंने हमें एक लिमिट बता दी कि ये लिमिट है उसकी, अगर उससे ज़्यादा उस पर क्रिटिकल लोड आएगा तो फिर हमें ये लिमिट लेनी पड़ेगी। अब आई मिनिमम बेसिकली इसके भी दो हमें उन्होंने बताया कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 60 क्रॉस 100, ठीक है। अब इसका आई मिनिमम बेसिकली हमने मालूम करना है, तो क्योंकि हमें आर मिनिमम चाहिए। आर मिनिमम क्यों चाहिए? क्योंकि इस रेशो में जितना आर मिनिमम हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी और वो इनडायरेक्टली इसकी हमें सेफ वैल्यू देगा। तो आई मिनिमम हमारे पास आता है, या हम तो नॉर्मली बी एच क्यूब बाई 12 लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या कर लें, हम एच बी क्यूब बाई 12 ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली दिस आई मिनिमम, ठीक है। सो आई मिनिमम इज इक्वल टू 100 टाइम्स 60 क्यूब डिवाइड बाई 12। हमारे पास ये आई की वैल्यू आई जो कि हमने आगे यूज़ करनी है। इसमें बेसिकली आई आपने मिनिमम ही यूज़ करना है, क्यों? क्योंकि आपको आर मिनिमम हमेशा हम इन फार्मूले में यूज़ करते हैं। तो आर मिनिमम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो शेर खान जलाली, यस सर जी ये हमने एच बी क्यूब बाई 12 क्यों किया सर? देखिए, अगर आप बी एच क्यूब बाई 12 करें, अगर मैं आपको फार्मूला दिखाऊं, ये वाला इसको देखें, ठीक है। ये हमने कहाँ से डिराइव किया था? यहाँ से, ठीक है। अब अगर हम इसको जितना कम पुट करेंगे तो इतना हमारे पास एक सेफ वैल्यू आएगी।
हमारी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो क्या है, वो बेसिकली ये है कि हम किसी 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 चीज़ को ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर अंडर एस्टिमेट कर लें, मतलब लाइक अगर हम अपने स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर लें और लोड फैक्टर्स को ओवर एस्टिमेट कर लें तो ठीक है। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को कम से कम रखेंगे, कम से कम एज्यूम करेंगे, तो तब ही हमारे पास जो सेफ वैल्यू आएगी उसकी। तो ये जो आई है बेसिकली ये क्या, इस आई से हम बेसिकली क्या मालूम कर रहे हैं, इस आई से हम आर मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आर कहाँ पे यूज हो रहा है, ये आर यहाँ पे इस फॉर्मूले में यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू जितनी कम होगी तो इतने इस डिनोमिनेटर की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो फिर उतनी ही सिग्मा सी आर की वैल्यू कम आएगी। तो इसलिए हम आई मिनिमम यूज कर रहे हैं। आई मिनिमम इसमें दो तरीके से, या तो आपके पास 60 इंटू 100 क्यूब आएगा, ठीक है, 60 इंटू 100 क्यूब बाई 12 आएगा, तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी आएगी, इससे बड़ी आएगी। और या फिर हम 100 इंटू 60 क्यूब बाई 12 कर लें, जो कि इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू है, तो हम ये वाली यूज करेंगे। सो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सॉल्व फॉर स्लेंडरनेस रेशियो एल और आर एट प्रोपोर्शनल लिमिट। अब प्रोपोर्शनल लिमिट भी हमें उसने दी हुई है, ठीक है। सिग्मा सी आर बेसिकली उसने हमें दी हुई है कि यार इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती आपकी जो स्लेंडरनेस रेशियो है, ठीक है। बेसिकली हमारा जो हमने मालूम करना था वो हमने एल मालूम करना था ना। वी हैड टू फाइंड बेसिकली द शॉर्टेस्ट लेंथ एल। शॉर्टेस्ट लेंथ एल का मतलब ये हुआ कि वो लेंथ मालूम करें जिस पे आपकी ये स्लेंडरनेस रेशियो पूरी उतरती है। सो वी विल हैव टू सॉल्व। ये म्यूट कर दे काइंडली यार। अच्छा, सो हम क्या करते हैं, हमें ये वैल्यूज़ गिवन है, बाकी वैल्यूज़ हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं और हमारे पास एल और आर की एक वैल्यू आती है, ठीक है। एल और आर की वैल्यू आती है। अब आर हमने मालूम किया हुआ है, आर मिनिमम, ठीक है। सो हमारे पास लेंथ आ गया, वो लेंथ आ गई। तो therefore the shortest length L which does not cause buckling is 1.454 मीटर। 1540 मिलीमीटर में हमारे पास लेंथ आया, विच इज इक्वल टू 1.54 मीटर। अब मतलब अगर हमारे पास कॉलम 1.54 मीटर हो अंडर दीज कंडीशंस, अंडर दीज कंडीशन, तो वो कॉलम पर बकल नहीं करेगा। हुज़ैफा जफर हैज रेज्ड हैंड, प्लीज अनम्यूट। तो यस ये सर इसके अंदर जो स्लेंडरनेस रेशियो है ये के एल डिवाइडेड बाय आर होती है ना सर, तो इसके अंदर के हमने 1 पुट किया सर। हाँ, क्योंकि हमें बताया गया था कि ये पिन पिन कनेक्शन है, पिन एंड्स, ठीक है। तो हमने इस डेटा को डायरेक्टली के को हमने 1 पुट कर लिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिखा होता कि फिक्स्ड एंड है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वो लेंथ को रिड्यूस करते हैं। इस लेंथ को हम फिर मल्टीप्लाई बाय 0.5 करते हैं उस के की वैल्यू को हम लाने के लिए। जी, 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड। जी अनम्यूट करें। हुज़ैफा, जी सर सही समझ आ गई सर। हमाद, सर ये जो हमने मिनिमम लिया ये क्वेश्चन में क्यों ने शॉर्टेस्ट लेंथ ना उसकी वजह से लिए नहीं, बेसिकली आप इस फिलॉसफी को समझे ना कि कब हमने सेफ वैल्यू कौन सी लेनी है। अगर क्रिटिकल लोड हमने निकालना है तो हम सेफ वैल्यू कौन सी होगी। अगर यहाँ पे देखें ये एल ओवर आर जो है इक्वेशंस में, आप इस इक्वेशन को समझे हैं बेसिकली। अगर हम यस सर और मैं समझ गया हूँ सर। नहीं समझे, इसलिए आपने ये सवाल पूछा। ये इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास के एल ओवर आर यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इस आर को हम ज्यादा पुट करेंगे तो इस डिनोमिनेटर की वैल्यू कम आएगी ना, ठीक है। यस सर। हाँ, अब अगर इस आर की वैल्यू हम ज्यादा पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम आएगी। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ कम आएगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, समझ आए? यस सर। अच्छा, अब अगर हम इस आर को मिनिमम पुट करेंगे, मतलब इन दोनों में से मिनिमम, एक तो था 60 इंटू 100 क्यूब बाई 12, एक आई
इन वन जी सर। डायरेक्शन इट इज 60 into 100 क्यूब बाय 12, दूसरी डायरेक्शन में 100 into 60 क्यूब बाय 12। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शंस में चेंज है, तो जी इसलिए सर, हमने लेकिन वो क्वेश्चन में मिनिमम तो लिया। सेप लोड वगैरह का नहीं क्या हुआ है ना सर? जी हाँ, शॉर्टेस्ट लेंथ लेकिन का कहा क्वेश्चन हुआ है में ना। तो इस तरह कुछ। हाँ, तो शॉर्टेस्ट लेंथ जी वही सर। तभी आएगी हमारे पास जब हम इसको सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे। सही। ठीक है, मतलब लाइक इट इज इंटर रिलेटेड। अगर आप इसकी वैल्यू को सबसे कम रखेंगे, इस आर की वैल्यू को कम रखेंगे, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी आएगी और हमारे पास क्रिटिकल स्ट्रेस कम आएगा। मतलब जो अलाउेबल स्ट्रेस है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अलाउेबल स्ट्रेस, कि कितना आप अलाउ कर सकते हैं उसको, जी सर। लोड को, या ओके सर, ठीक है। ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन ठीक है, ठीक। आर मिनिमम, आई मिनिमम ओवर हियर, आई मिनिमम, और उससे फिर हमने आई मिनिमम लिया और उससे फिर हमने क्या किया, आर मिनिमम कैलकुलेट किया। ठीक है, और फिर इसी तरह फिर ये सारा हमने सॉल्व किया और हमारे पास आया 1.54 मीटर। ठीक है, सो मतलब दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, मतलब इतनी लेंथ पे ये कॉलम बकल नहीं करेगा। इससे ऊपर अगर आप उस पे ये स्ट्रेस कंडीशंस रखेंगे तो फिर ये बकल करेगा। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा जो एग्जांपल है वो है A36 स्टील मेंबर का। इट इज़ A36 बेसिकली आप जब स्टील कोड यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह आप स्टील स्ट्रक्चर्स में फिर इसको यूज़ करेंगे प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे A36 स्टील का जो बेसिकली FY होता है वो जो हम प्रॉपर्टीज से निकालते हैं वो है 36 KSI का स्टील होता है। मतलब उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो 36 KSI होता है। तो यहाँ पे हमें W8/31 का एक मेंबर दिया हुआ है। W8/31 का मतलब ये है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, के लेट मी शो इट ऑन, ये आपके पास W सेक्शन है। W सेक्शन बेसिकली आपके पास इस तरह का सेक्शन होता है। ठीक है, इसको आई सेक्शंस की टाइप है। ठीक है, ये स्टील स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड है। इस अगर W8/31 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ D, इट इज 8 अगर यहाँ पे यूनिट क्या दिए थे हमें, इंच में दिए है ना, तो ठीक है। जस्ट वेट, अगर हमें यूनिट इंच में दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि W8/31 इसकी जो डेप्थ है वो 8 इंचेस है। ठीक है, और इसका जो वेट है, वेट ये 31 शो करता है, वेट पर लीनियर फुट इट इज 31 पाउंड्स पर फुट। ठीक है, सो दिस इज W8/31 सेक्शन। तो ये हम कोड में जाके बेसिकली इसकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम कोड में जाके निकालते हैं। लेट मी सी के कोड में मैं ये आपको निकाल के दूं कि, लेट मी सी, क्योंकि मेरे पास कोड है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन सा हो। अच्छा, ये कोड है। So this is the steel code basically, steel construction. This is approved by American Institute of Steel Construction. ये मैनुअल है जो कि हम एज अ कोड यूज़ करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए। तो इसमें ये W शेप्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट W16, अच्छा W14, W
W10 और इसके नेक्स्ट पेज पे शायद हमारे पास W8 के सेक्शंस आ जाएं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ W8, ये W8 टू W4 के सेक्शंस हैं, ठीक है। तो उसमें W8/31 बेसिकली W8 यहाँ से आ गया आपके पास, ठीक है। W8 और यहाँ पे इसका वेट लिखा हुआ है 31, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो एरिया हमें गिवन है, यानी अच्छा एरिया नहीं गिवन, हमें I अलोंग x एक्सिस गिवन है, I अलोंग y एक्सिस गिवन है, ठीक है। तो ये गिवन है और एरिया नीचे गिवन होगा नेक्स्ट पेज पे, मैं आपको दिखाता हूँ। let me highlight this basically। ये सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी नोट कर रहे हैं, आई एक्स एक्स अलोंग एक्स एक्सिस इसका 110 आई है और रेडियस ऑफ जायरेशन जो है उसका अलोंग एक्स एक्सिस 3.47 है, अलोंग वाई एक्सिस उसका 37.1 आई है और 2.02 उसका रेडियस ऑफ जायरेशन है। ये हमने नोट कर लिए। अब नीचे जब आएंगे इस पेज पे प्रॉब्ली हमारे पास ये एम शेप्स, तो हमारे पास जो ए है वो भी मतलब इसी कोड में से ही हम निकालते हैं, लेकिन लेट्स से कि ये देखें अभी आई वाई हमने यहाँ से पिक किया हुआ है, आई एक्स पे पिक किया हुआ है, ए भी मतलब 9.13 इंच स्क्वायर इसका एरिया आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने आई 37.1 पुट किया, क्यों? क्योंकि आई इस आई मिनिमम, तो हमने मिनिमम आई पुट किया और उससे हमने PCR कैलकुलेट किया। So PCR divided by the total area, which is 9.13, will give us the critical buckling stress। मतलब अगर हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में L अगर 12 फीट होता, 12 फीट, उसके लिए हमारे पास क्रिटिकल स्ट्रेस आता 56.1 KSI। However, this stress exceeds basically the yield stress of the material, ठीक है। So that is why we will discard this particular stress। हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन थी जो मैंने बताया कि आप इलास्टिक रेंज से बाहर नहीं जा सकते। अब ये प्लास्टिक रेंज में मतलब ये स्ट्रेस जा चुका है, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज़ दैट वी कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर, हम उसको फिर क्या करते हैं 36 से कंपेयर कर लेते हैं और उसके लिए वो हम लोड निकालते हैं। मतलब अगर आपके पास ये 12 फुट का सेक्शन है, ये 12 फुट का सेक्शन है, इस पे आप मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई कर सकते हैं? मैक्सिमम लोड आप इस पे 329 के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो बताएं। नहीं है सर। Anyone wants to ask the question? ठीक है, समझ आई आज के लेक्चर की? यस सर, समझ आ गई है। यस सर। ठीक है, I will stop the attendance